सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द हिंदू डेली इनसाइट्स में। और आज कुछ खास होने वाला है आज के न्यूज़पेपर में, जिसमें कि द हिंदू संबंधित जितने भी आर्टिकल्स आए हैं उस पर हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। तो क्या कुछ खास होने वाला है आज के न्यूज़पेपर में? तो आज के न्यूज़पेपर में अगर बात करें तो खास करके क्वीन अहिल्याबाई होलकर के बारे में एक प्रमुख आर्टिकल, जो कि कल था उनका 300th बर्थ एनिवर्सरी था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद उसको सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। साथ ही साथ मिस वर्ल्ड 2025 के बारे में कल सैटरडे को अनाउंसमेंट हुआ है, इस पर क्या कुछ खास होने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक वित्तीय कार्यवाही कार्यदल क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, इस पर क्यों न्यूज़ में बना हुआ है, इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ सब्टल शिफ्ट के बारे में देखेंगे, जिसमें अर्थ की जो ब्राइटनेस है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है, इसके बारे में छोटा सा आर्टिकल है। चूँकि संडे को उतने महत्वपूर्ण आर्टिकल्स नहीं आते हैं, फिर भी उन पर एक छोटी सी चर्चा छोटे से आर्टिकल के माध्यम से हम लोग आज करने वाले हैं। साथ ही साथ रिवर माउथ पे एक छोटा सा आर्टिकल आया हुआ है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन हमारा कुछ इस तरीके से होने वाला है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे अहिल्याबाई होलकर के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल। अहिल्याबाई होलकर की अगर बात करें तो उनकी जो है कल दिनांक जो है 31 ऑफ मई आपका उनका जो बर्थ एनिवर्सरी थी, 300 बर्थ एनिवर्सरी थी। इनके बारे में छोटे मोटे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। इन्होंने जो है समाज में बहुत ही शानदार काम किए, जिसमें कि चाहे समाज को लेके किसी प्रकार से एजुकेशन का मैटर हो और रिलीजियस मैटर हो या फिर इकोनॉमिकल मैटर हो, उन सभी मैटर्स पे एस्पेक्ट्स पे महिलाओं की उपस्थिति को शानदार तरीके से मेंटेन किया। जबकि इनके साथ खुद ही बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमें देखने को मिलती है, फिर भी इन्होंने शानदार तरीके से उस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करते हुए महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ तमाम सिर्फ अपने ही क्षेत्र में नहीं बल्कि ऑल ओवर द इंडिया की अगर बात करें तो शानदार इनके कार्य को आज भी सराहा जाता है। तो इनका जन्म की अगर बात करें, जन्म इनका 31 मई 1725 में हुआ और मृत्यु उनकी 13 अगस्त 1795 में होता है इनका। और इनके बात करें तो इनकी जो है हस्बैंड की डेथ के बाद हस्बैंड और सन दोनों के डेथ के बाद खुद ही अपने उस पूरे राज्य को संभालती हैं, आगे लेके जाती हैं और तमाम नए नए रिफॉर्म्स करती हैं। इनका नाम दो प्रमुख चीज़ों में आता है, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल और जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है उसको रिनोवेट करने में इनका प्रमुख नाम आता है। इसको फिर से जीर्णोद्धार कराने में, उसका पुनरुद्धार कराने में, उसका फिर से रिनोवेट कराने में, और जितने भी ज्योतिर्लिंग्स हैं ऑल ओवर द इंडिया की बात करें तो उसमें इन्होंने शानदार काम किया। ये चीज़ें लेकर इनको जो है काफ़ी सराहा जाता है। और भी तमाम इन्होंने एक्टिविटीज़ किया। इन्होंने सोशल वेलफेयर और ह्यूमैनिटेरियन वर्क अलॉन्ग विद द रिलीजियस, एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट के लिए इन्होंने बहुत शानदार काम किया, इसलिए इनको जो है याद किया जाता है। और इनकी जो है कल 31 मई को 300वीं यानी कि लगभग 300 आपके लगभग 300 साल इनके हो चुके हैं। इनका बर्थ एनिवर्सरी कल जो है सेलिब्रेट किया गया था। आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है मिस वर्ल्ड 2025 की। अगर बात करें मिस वर्ल्ड 2025 की तो वो बनी हुई हैं थाईलैंड की ओपल सुचाता और चोंगथ्री, ये थाईलैंड की मिस वर्ल्ड 2025 ये बनते हुए देखने को मिलती हैं। कल शाम शनिवार को जो है हैदराबाद में 72nd यानी कि 72वीं जो ये आयोजन हुआ था मिस वर्ल्ड का, उसमें जो है थाईलैंड की मिस वर्ल्ड बनी है, जिनका नाम है ओपल सुचाता चोंगथ्री। ये थाईलैंड की है बेसिकली और ये बनी हुई है मिस वर्ल्ड 2025। इनकी बात करें तो मिस वर्ल्ड 2025 एट द 72nd एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड पेजमेंट ऑफ द हाई टेक्स एग्जीबिशन सेंटर इन द हैदराबाद ऑन सैटरडे को जो हैदराबाद में एग्जीबिशन हुआ था उसमें इनको मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने का मौका मिला है। ये हैं ओपल सुचाता चोंगथ्री, ये आप याद रखेंगे बेसिकली। अगले आर्टिकल की बात करें, इंडिया इंगेजेस यूएस इन द प्लान्स टू पुट पाक ऑन द ग्रे लिस्ट एट द FATF सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें FATF एक पॉइंट आया हुआ है। FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में इसमें बात की गई है और भारत की तरफ से भारत के जो विदेश सचिव हैं उनके द्वारा ये अर्ज किया जा रहा है, क्योंकि वो 3 दिन के US दौरे पे हैं और उन्होंने वहाँ पे ये अर्ज किया हुआ है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही कंटिन्यू किया जाए, ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। अब ये ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है, तो अगर बात किया जाए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो कल के आर्टिकल में छपा हुआ है कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्त्री, हु वाज रिसेंटली ऑन द 3-day विजिट ऑन द US engaged and अमेरिकन ऑफिशियल्स रिगार्डिंग ऑन द अपकमिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो अपकमिंग मीटिंग होने वाली है। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है इंडिया 2010 से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक मेंबर है और इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में
वो उसका मतलब एक मजबूत दबदबा बना हुआ है, उसकी सराहना भी तमाम माध्यमों से देखने को मिल जाती है। तो उसमें ये कहा रहा है कि अगले मंथ में, मतलब इस मंथ में जो होने वाली है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग, उसमें भाग लेने के लिए भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, वो गए हुए हैं यूएस दौरे पे, और वहाँ पे जो अपकमिंग FATF की मीटिंग होने वाली है उसमें शामिल होने के लिए गए हुए हैं। वेयर द इंडिया एक्सपेक्टेड टू अर्ग फॉर अ ग्रे लिस्टिंग ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्टिंग ही रखा जाए या ग्रे लिस्टिंग कर दिया जाए, इसका अर्ग किया जा रहा है। तो अगर बात करें अगर FATF के बारे में 2-4 फैक्ट की, तो FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि किसी प्रकार से किसी भी देश में, अगर विश्व के जितने भी देश हैं, अगर वो देश अपने यहाँ किसी प्रकार से आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार से फंडिंग को कलेक्ट करते हैं या उसको जो वित्त पोषित करते हैं, तो उस चीज़ को रोकना, ऐसी किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ को रोकना ही इस FATF का प्रमुख उद्देश्य है। भारत जो है 2010 से इसका सदस्य है। और अगर बात करें तो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को फिर से वो अर्ज कर रहा है इंडिया कि उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाए। अब ये ग्रे लिस्ट क्या है? तो इसमें जो है, जो FATF है उसमें जितने भी विश्व के देश हैं उसको 2 सूची में रखा जाता है। एक आपका बनता है ब्लैक लिस्ट और एक बनता है ग्रे लिस्ट। एक होता है ब्लैक लिस्ट और एक होता है ग्रे लिस्ट। तो फिलहाल जो है पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में है और उसको कंटिन्यू करने की डिमांड अर्ग किया जा रहा है इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा USA कि उसको जो है अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा जाए। ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि जब कोई देश अपने यहाँ से किसी प्रकार से ऐसे प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है, किसी प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लीड करने वाले किसी प्रकार की संस्था को वित्त पोषित करता है या ऐसे किसी भी कार्रवाई को करवाने में उसका जो है नाम आता है, तो उसको जो है उस देश को जो है इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। और इस शामिल करने के बाद उसकी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन होती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, या तमाम चीज़ें हैं, इस लिस्ट में जाने के पश्चात वो प्रभावित होती हैं। कोई भी देश इन्वेस्टमेंट करने से डरता है, लेकिन जब फाइनली ब्लैक लिस्ट में अगर डाल दिया जाए किसी देश को FATF की, तो उस पर किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं। जब कोई देश ये कहता है कि ठीक है, हम अपने, अगर आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है तो हम ठीक है उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, सहयोग करने का एक दिखावा ही करता है, लेकिन करता है तो उसको जो है ऐसे देश को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। लेकिन अगर वो किसी प्रकार से कोऑपरेट नहीं करता है, किसी प्रकार से ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो किसी प्रकार से फाइनेंशियल हेल्प की कहता है कि हम हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ उसका स्टेटमेंट अगर आ जाता है तो उसको जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और जब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो जितने भी विश्व के सभी देश हैं किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट उस देश में नहीं करते हैं, वहाँ की उस देश की जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है वो भी कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें अर्ज की जा रही हैं इंडिया के द्वारा कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा जाए, क्योंकि ग्रे लिस्ट में रखने से होता क्या है कि उसकी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है कहीं ना कहीं धूमिल होती है, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों के अंदर, विश्व के तमाम जो देश हैं उनके बीच में संशय की स्थिति बनी रहती है। तो ये एक मामला है। अगला जो आर्टिकल आपको देखने को मिलता है, सबटल शिफ्ट की बात करें, ये छोटा सा आर्टिकल साइंस एंड टेक में हमें देखने को मिलता है, और ये आपका साइंस एंड टेक के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज संडे को उतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो नहीं आते हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ओवरव्यू के माध्यम से आज के न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उस पर हम लोग अगर बात करें तो सबटल शिफ्ट नॉट लैंड यूज चेंजेस मेड अर्थ शाइनी, कह रहा है कि अर्थ शाइनी, अर्थ की जो चमक है उस चमक के बारे में बात कर रहा है। अगर बात करें अर्थ की, तो अर्थ पे जो है बर्फ भी होते हैं, और बर्फ पे जो लाइट आती है, सनलाइट, वो उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट, जिससे कि थोड़ा सा को क्या बोल सकते हैं, ठंडी हिमानी व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन कर रहा है इसमें कि साइंटिस्ट ट्रैक्ड हाउ ब्राइट द अर्थ इज लैंड हैड बिकम इन 2001 to 2020। एक रिसर्च की गई है और रिसर्च के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि 2001 से 2020 के बीच में सैटेलाइट ओवरव्यू के माध्यम से यूजिंग सैटेलाइट डेटा दे फाउंड दैट द स्नो फ्री एरिया द ग्राउंड रिफ्लेक्ट 2.2% मोर सनलाइट। कह रहा है कि जो एरिया बर्फ से ढकी हुई है वो तो रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को, वो रिफ्लेक्ट तो करती ही है सनलाइट को, लेकिन जिन एरियाज पे बर्फ नहीं है, यानी कि स्नो फ्री एरिया वो 2.2% मोर देन उस एरिया ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा ब्राइटनेस, लिख रहा है कि लाइटिंग कूलिंग इफेक्ट, और मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा ब्राइटनेस हैज कम फ्रॉम द ग्रास ड्राइंग आउट ऑफ द श्रब्स। तो जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं,
जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे घास हैं, इसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ये फाइनली ये कहने का प्रयास कर रहा है कि प्रकृति जो है कितने शानदार तरीके से सामंजस्य बनाती है, और इसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो कूलिंग इफेक्ट है वो सिर्फ बर्फीले स्नो एरिया से ही नहीं आती, बल्कि जहाँ स्नो फ्री एरिया है वहाँ से भी कूलिंग इफेक्ट कहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो है जो स्नो वाला एरिया है वहाँ से सनलाइट आती है और सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा ठंडा रहता है, कूल रहता है। जबकि ये कह रहा है कि जो वहाँ स्नो नहीं है वहाँ पर भी अगर बात करें कूलिंग इफेक्ट की और शाइनी की, पृथ्वी के चमकीलेपन की, तो वो 2.2% मोर है। ये इसको जो है नेचर ही बैलेंस कर रही है। क्यों? क्योंकि नेचर वहाँ छोटे छोटे झाड़ियाँ, छोटे छोटे श्रब्स उगा देती है, उगाने के पश्चात वहाँ से भी रिफ्लेक्शन होता है शानदार तरीके से, वहाँ भी कूलिंग इफेक्ट बना रहता है। वहाँ पर भी हमें देखने को शाइनिंग, यानी धरती की जो है जो सरफेस है वो कहीं ना कहीं शाइनिंग वहाँ भी देखने को मिल जाती है। तो एक छोटा सा आर्टिकल है, इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन आप जानते रहिए साइंस एंड टेक के हिसाब से। दूसरा अगला पॉइंट है जिसमें कहा जा रहा है कि बिवेयर ब्रीचेस नियर रिवर माउथ द एयर मे नॉट बी फ्रेश। कह रहा है कि जो रिवर ब्रिजेज हैं, रिवर ब्रिजेज की अगर बिवेयर बीच आप जानते होंगे किनारे, आप जानते जितने लोग भी आप सुने होंगे कि लोग जो है समुद्र किनारे जाते हैं, ठंडी हवा पाते हैं, फ्रेश हवा पाते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, तमाम चीज़। लेकिन आज ये भी कहा जा रहा है इस आर्टिकल के माध्यम से कि रिवर माउथ वाले बीचेस के पास अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप फ्रेश एयर नहीं पाते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से कहा जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री में जो है, हमारे अगर इतिहास की मानव सभ्यता की अगर बात करें तो जितनी भी सिविलाइजेशन है, ऑलमोस्ट एवरी erupted नियर बाउंटीफुल रिवर्स, द वाटर enriches द सॉइल, hosted lush ecosystem and feed was the people। दिस मतलब ये कहने का प्रयास टोटल ये कर रहा है कि जितने भी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो खास करके नदियों किनारे, समुद्रों किनारे या ऐसी किसी भी सतह के किनारे अपनी बस्तियों को बसाने का प्रयास करती हैं जहाँ पे वाटर की एक्सेसिबिलिटी देखने को मिलती है, वहाँ पर वाटर की एक्सेसिबिलिटी मिलती है। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि समुद्र तटीय इलाकों में अगर वो नदी के मुहाने पर है तो वहाँ पर वो जो चीज़ों को देख के हम लोग जो है कहते हैं कि नहीं नदी किनारे हैं तो फ्रेश एयर मिलेगी, ये तमाम चीज़ ये भी कहीं न कहीं इंटरप्टेड करने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे तमाम कारण बताए जा रहे हैं कि आज के समय में जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं, रिवर्स हैं, उसमें तमाम प्रकार के फैक्ट्रीज के, कल कारखाने के जो सीवेज हैं उसमें खोल दी जाते हैं, जिसकी वजह से वो तैरते हुए वहाँ जाता है, वहाँ से फिर उसको एयर को पोल्यूटेड करता है, फिर उस स्थान को लेते लेते और भी उससे लगभग दूर तक स्थान जो है, लगभग इसमें एक डेटा दिया हुआ है कि अप्रॉक्सीमेट 35 किलोमीटर तक एरिया जो है, 35 किलोमीटर तक एरिया को कवर करते हुए वहाँ की पूरी एयर को पोल्यूटेड करता है। इसमें लिखा हुआ है एक जो है क्या सर्वे के माध्यम से कहा रहा है कि नदी के मुहाने या समुद्र किनारे के जो क्षेत्र हैं, जो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उनको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ के भी एयर जो है मे नॉट बी फ्रेश। इसमें एक डेटा भी दे रहा है कि दे एस्टिमेटेड पोल्यूटेड कॉस्ट वुड, आपका ये कह रहा है कि इसमें पूरे इस आर्टिकल में कि एस्टिमेटेड पोल्यूटेड कास्ट कुड रिलीज रफली 40,000 tons of octinoxate 40,000 octinoxate and 50 tons of dibenzylamine overland in every year। कह रहा है कि लगभग 40,000 और 50 tons 40,000 टन्स ऑफ ऑक्टिनोक्सेट और 50 टन्स ऑफ डाइबेंजीलामाइन, ये आपके पोल्यूटेड, ये आपके एक्सक्रीशन वहाँ से देखने को मिल सकते हैं एवरी ईयर की अगर बात कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, कहीं ना कहीं ह्यूमन को इफेक्ट करने वाले केमिकल्स हैं या ऐसे पोल्यूटेड इंग्रेडिएंट है जिनकी वजह से ह्यूमन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक रिसर्च आई है जिसमें ये कहा गया कि बीचेस जो नियर रिवर्स माउथ के आसपास हैं वहाँ पर भी आज के समय में हवा फ्रेश देखने को नहीं मिलती है। यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न का विषय है, इस पे जल्द से जल्द सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर बात कर रहा है
तो अगला जो आज का हमारा टुडे क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एफएटीएफ। एफएटीएफ क्या है, इस पे आप एक शॉर्ट नोट लिखेंगे और लिखकर इसको तैयार करेंगे। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में छोटा सा शॉर्ट नोट लिखेंगे और लिखकर इसको जो है अपने आंसर राइटिंग को शानदार तरीके से मजबूत करेंगे। आज के आर्टिकल में कुछ ज़्यादा डिस्कशन वाले पॉइंट्स नहीं थे, तो हमने छोटा छोटा ओवरव्यू ले लिया। और पूरे आर्टिकल की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने देखा अहिल्याबाई होलकर के बारे में, इसको आप जो है बिल्कुल रीड कर सकते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, ये दोनों याद रखेंगे। शादी किससे हुई, इनका हिस्ट्री क्या है, इसको आप जानिए। इसके बाद आपने देखा मिस वर्ल्ड 2025 कौन बना, ओपल सुजाता चौंगसी, ये मिस वर्ल्ड 2025 बनी हुई जो कि थाईलैंड की है। अगला जो है इंडिया के द्वारा यूएस के दौरे पे गया, जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी यूएस दौरे पे 3 दिवसीय यूएस के दौरे पे गए हुए हैं, उन्होंने अर्ज किया हुआ है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू किया जाए, उसको डाला जाए। और अगला जो आर्टिकल है पृथ्वी की चमक के बारे में लेकर है कि सिर्फ जो है बर्फीले स्थान पे ही पृथ्वी की शाइनी व्यवस्था नहीं बनी, बल्कि जहां पे बर्फ नहीं है, स्नो फ्री एरिया है, वहां पर भी चमक देखने को मिल जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगला जो आर्टिकल है वो कह रहा है कि रिवर माउथ पे जो रिवर माउथ और जो बीचेज हैं वहाँ पर भी फ्रेश एयर आज के समय में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ से अप्रोक्सीमेट लगभग 40,000 टन्स ऑफ ऑक्सीनॉक्सेट एंड 50 टन्स ऑफ बेंजालामाइन ये आपका एक्सक्रीशन देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ बातें इस पूरे आर्टिकल में कही गई, बाकी इसको आप रीड कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। कल से आपको डिस्क्रिप्टिव वे में सारे सेशन को हम लोग डिस्कशन करेंगे, समझेंगे, चलेंगे। थैंक यू एवरीवन।